नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आपका स्वागत है द्रवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जांच करने वाले हैं दोस्तों कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको हम कर सकते हैं और डिफेंस करियर बना सकते हैं अपना, यानी कि हम इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं किन किन तरीक़ों से। और ज़्यादातर सवाल लड़कियों का भी होता है कि सर हमें डिफेंस में जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, तो उसका भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। चलो साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझाते हैं कि आप डिफेंस में किस तरीके से जा सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लड़कियों के लिए 12th तक कोई ऑप्शन नहीं है। 12th पास करने तक लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ क्लियर रखिए। लड़कियों के लिए और ऑप्शन है, वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। तब तक ये सारा जान लीजिए ताकि आपको इसकी जानकारी हो जाएंगे जो भी है भाई, ठीक है। तो देखो साथियों, सबसे पहले डिफेंस करियर बनाने के लिए आपके पास में जो सबसे स्टीक रास्ता है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है एनडीए का एग्ज़ाम, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों कि आपसे इसके लिए खास बात ये होती है कि आपने +2 क्लास में आपकी एज 16.5 से लेके 19.5 के बीच में होनी चाहिए। और मज़े की बात यह है साथियों कि ये जो टेस्ट है साल में 2 बार होता है और आपके चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी एज का अगर यहाँ लिमिटेशन दिया है तो इसके साथ साथ आपको पेपर 2 देने का ऑप्शन मिलता है, एनडीए 1 और एनडीए 2। चलो साथियों अब सारी बातचीत करते हैं। 16.5 से लेके 19.5 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओनली बॉयज़, ठीक है। दूसरा ये होता है कि सर ये क्या नॉन मेडिकल वालों के लिए है एनडीए का एग्ज़ाम? नहीं भाई, ये सभी के लिए है। देखो भाई, जिनके पास नॉन मेडिकल है वो नेवी और एयर फोर्स में जा सकते हैं, और जिनके पास और कोई स्ट्रीम है वो सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं। भाई कॉमर्स वाले हो चाहे आर्ट वाले हो, उनको सिर्फ आर्मी ही झेलेगी, ये बात ध्यान रखिए। और जो बाकी जो है हमारा नेवी और एयर फोर्स है, ये इसमें करने के लिए आपके पास में नॉन मेडिकल का होना ज़रूरी है। नॉन मेडिकल इन द सेंस कि आपके पास में फिजिक्स होना चाहिए और मैथ होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल विद मैथ वाले भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, भाई ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। ज़रूरी नहीं सिर्फ नॉन मेडिकल। यानी कि आपका जो सबसे पहला क्राइटेरिया बनता है वो ये है कि आपके पास में फिजिक्स प्लस में क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। बाकियों का भी बताएंगे भाई, डायरेक्ट बिना मैथ वाले कैसे जाएंगे उसका भी तरीका बताएंगे आपको। देखो भाई, ये होता है, इसमें आपको मैं बता दूं कि आपसे एक पेपर लिया जाता है दोस्तों, टोटल 900 नंबर का पेपर लिया जाता है, जिसमें 300 नंबर का मैथ का होता है आपके, और 270 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपसे। 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको सोल्व करने के लिए। सारा नहीं करना होता है, बहुत कम कट ऑफ जाती है, इसकी चिंता ना कीजिए। दूसरा जो पेपर होता है वो जर्नल अवेयरनेस का होता है, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस में क्या है, आपसे थोड़ा बहुत फिजिक्स पूछ लेगा, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पूछ लेगा और जीके पूछ लेगा। ये चीज़ें पूछी जाती है जो आसान होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है साथियों, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ से आप 3 रास्ते चुन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स। नॉन मेडिकल वाले कोई सी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, भाई ध्यान रखना, ठीक है। आर्मी में जाएं चाहे नेवी में जाएं, एयरफोर्स में, ठीक है भाई। ये हमारा पहला तरीका है। इसके बारे में डिटेल सर सिलेबस वगैरह क्या होता है और क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है फिजिकल वगैरह की, कितनी हाइट वेट चाहिए होता है, वो सब अलग वीडियो में बताएंगे साथियों। क्योंकि अभी इसमें हम सारे आपको ऑप्शन बता रहा हूँ क्या क्या है, उनकी डिटेल वीडियो भी लेके आ रहा हूँ जल्दी में, चिंता ना करिए। अब देखिए, फिर है आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम क्या होता है साथियों? TES इसको शॉर्ट में बोला जाता है। टेक्निकल एंट्री क्या होता है कि जब बच्चे के पास में +2 क्लास में नॉन मेडिकल वो कर रहा है, अगर उसके ऐसा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एग्रीगेट करके कम से कम 70% होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट बिना पेपर के, यानी जो आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना होता है ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट एसएसबी होगा। आपको यहाँ बता दूँ, एनडीए में आप जैसे ही रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, आपका एक एसएसबी होगा, यानी इंटरव्यू होगा, जिसके अंदर आपका फिजिकल और मेंटल अवेयरनेस वगैरह सब कुछ चेक की जाएगी। वो डिटेल में भी बात करेंगे साथियों। अभी ये आपको तरीका बताया मैंने। अब देखो, टेक्निकल एंट्री में क्या होता है कि अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम के बगैर जाना चाहेंगे, बिना एनडीए क्लियर किए, तो उसके लिए आपको यहाँ ये तरीका बनता है। सुनो भाई, क्या है तरीका है उसमें? क्या है साथियों, टेक्निकल एंट्री स्कीम में थोड़ा सा चेंज आ गया है। पहली बात तो ये कि आर्मी के लिए अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। आपके लिए पीसीएम में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 70 नंबर होने चाहिए, और प्लस इंग्लिश में कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, जो ज़्यादातर बच्चों के होते हैं। और रिसर्च ये बताती है कि जिन बच्चों के 80-82% नंबर होते हैं, 82-83%
फ्रंट नंबर होते हैं उनको डायरेक्टली बुला लिया जाता है किसके लिए, एसएसबी के लिए, क्योंकि 70 मिनिमम का क्राइटेरिया रखा है साथियों, ध्यान रखना। 80, 82, 85 है तो वो आपको सिलेक्शन की तरफ बढ़ा देता है रास्ता। ये है आर्मी में। इस बार 2021 तक के लिए क्या है कि यहाँ से, अब से पहले तो डायरेक्ट हो जाता था, ये रिक्वायरमेंट थी आर्मी, नेवी इनके लिए और एयरफोर्स के लिए, लेकिन फ़िलहाल की नोटिफिकेशन के हिसाब से आप सिर्फ आर्मी में टेक्निकल एंट्री ले सकते हैं। और जो नेवी है, नेवी ने ये कहा है कि जो आपका जेई मेन जो एग्ज़ाम होता है, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को अच्छी तरीके से पता है, तो जेई मेन की जो रैंकिंग है उसके बेस पर लेंगे, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से जो पेपर वगैरह नहीं हुए हैं प्रॉपरली, तो उसकी वजह से नेवी ने कहा है कि जेई मेन की बच्चे की जो भी रैंक आएगी ना, उसमें से हम कुछ एक बच्चे सेलेक्ट करेंगे भाई। ये ध्यान हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, एयरफोर्स की अभी तक कोई गाइडलाइन आई नहीं है, जैसे ही कोई आएगी तो मैं कोशिश करूंगा आपको बता दूंगा साथियों, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें भी एज आपकी 16.5 से लेकर 19.5 ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एयरफोर्स में जाने के आपके तरीके हैं। एयरफोर्स का स्पेसिफिक कोर्स है जिसको हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप कहते हैं। बताता हूँ होता क्या है। एयरफोर्स में जाने के आपके एक्स वाई ग्रुप में 2 ग्रुप बटे होते हैं साथियों, एक होता है एक्स ग्रुप, एक होता है वाई ग्रुप। अब मैं बताता हूँ एक्स और वाई ग्रुप है किन किन के लिए। देखो, एक्स ग्रुप तो है टेक्निकल वालों के लिए। टेक्निकल का मतलब जिनके पास में फिजिक्स है और मैथ है और इंग्लिश है, उनके लिए ये एक्स ग्रुप बना हुआ है साथियों। एक्स ग्रुप टेक्निकल वाले होते हैं। और टेक्निकल जो जॉब होती है, मैं बता दूं कि थोड़ा सा इजी पड़ता है टेक्निकल जॉब। इजी इन द सेंस कि आपको थोड़ा क्लेरिकल काम या डॉक्यूमेंट वगैरह का ऐसा काम दिया जाता है, आपको फील्ड में नहीं उतारा जाता है, ठीक है। ये है, ज़रूरत पड़ने पे उतारा जा सकता है, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ का क्राइटेरिया है। अब जिनके पास नॉन मेडिकल नहीं है वो किस तरीके से जाएंगे, उनके लिए है दोस्तों वाई ग्रुप, ठीक है। इसमें एज का क्राइटेरिया 18 से 21 साल का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है, यानी जो आर्ट के बच्चे भी हैं, कॉमर्स के बच्चे भी हैं, वो भी इसमें जा सकते हैं। होता क्या है, इन दोनों में साथियों एग्ज़ाम लिया जाता है, आपसे एक पेपर लिया जाता है, जिसमें से अगर हम पहले एक्स ग्रुप की बात करें तो एक्स ग्रुप में क्या होता है, इंग्लिश 20 नंबर की पूछी जाएगी और फिजिक्स 25 नंबर की और मैथ भी 25 नंबर का, यानी टोटल मिला के 25 और 25 50, 50 और 20 70 नंबर का आपका पेपर लिया जाता है। और पेपर में जिनके अच्छे स्कोरर होंगे उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं साथियों, क्लियर हुआ। दूसरा है वाई ग्रुप। वाई ग्रुप के पेपर में क्या पूछा जाता है, रागा। रागा का मतलब क्या है आपको बता दूं, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। रीजनिंग एंड जर्नल अवेयरनेस है ना, रीजनिंग अवेयरनेस है ना, ये जो चीज़ है रीजनिंग, और इसमें क्या पूछा जाता है आपसे, रीजनिंग के कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जर्नल अवेयरनेस के कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको शॉर्ट में हम रागा बोल देते हैं, ओके। रागा यानी 30 नंबर का होगा आपका, क्लियर हो गया। यानी जीके और रीजनिंग मिला के 30 नंबर का पूछा जाएगा। और दूसरा इंग्लिश पूछी जाएगी इसमें 20 नंबर की, यानी ये पेपर जो होगा वो होगा 50 नंबर का। जब आप फॉर्म भरेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं कि वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं कि दोनों में जाना चाहते हैं। बच्चे ये भी कर सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का पेपर भी दे सकते हैं। जो बच्चे भी कहना चाहें भी मेरा अगर यहाँ सिलेक्शन ना हो तो कम से कम वहाँ सिलेक्शन हो जाए, तो वो दोनों में भी जा सकते हैं भाई। ये है एंट्री करने के तरीके। इसके अलावा भी तरीके हैं, जैसे 10th के बाद भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको साथियों कि क्या होता है कि जो हमारी 3 विंग है, 3 पंख हैं हमारे देश की सेना के, आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स हो गया, इनकी अलग अलग भर्तियां भी निकलती हैं, लेकिन उनका कोई शेड्यूल नहीं होता है। वो ज़्यादातर अलग अलग हिसाब से, टाइम के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो भर्तियां निकलती हैं, इसीलिए मैंने उनको लिखा नहीं है। कुछ एक अपने लेवल पे वो अलग भर्तियां करते हैं, उनकी वैकेंसीज वगैरह अलग अलग टाइम पे निकलती है साथियों। उसका कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं है, लेकिन इसका ज़रूर है एनडीए साल में 2 बार होता है। टेक्निकल आप जब एग्ज़ाम दे देते हैं, एक बार टेक्निकल का होता है, एयरफोर्स आई थिंक एक ही बार होता है, ठीक है भाई। ये चीज़ क्लियर हो गया भाई। इस चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। इनके सिलेबस वगैरह के लेके जो भी आपके सवाल हैं भाई, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। अब देखो, आफ्टर ग्रेजुएशन अब बात आएगी, सर लड़कियों का जिक्र नहीं किया आपने, वो कब ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, जब आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है हमारा स्कोप भाई। अगर मान लो आप इन सारे टेस्ट में कामयाब नहीं हो पाए किसी भी वजह से, तो क्या होता है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि जब आप बीएससी कर रहे होते हैं, बीए कर रहे होते हैं या एलएलबी कर रहे होते हैं, तब भी आपके पास एंट्री की स्कीम है। उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा साथियों, जैसे कि सीडीएस, ठीक है। जैसे पहले एनडीए दिया था,
ठीक है। और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा CDS का, ठीक है। CDS में क्या होता है साथियों, आगे जाके आपके पास ब्रांचेस निकलेंगी इंडियन मिलिट्री की, जिसको हम शॉर्ट में IMA बोल देते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी यानी नेवी की, जिसको हम INA कहते हैं, और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी यानी AFA बोल देते हैं जिसको हम, और फिर तीसरी जो होती है वो होती है OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। अब चलो भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। इसमें एंट्री के क्या क्या तरीके हैं, लिख भी लेना चाहिए, वीडियो को रोक के बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं हट गया हूँ साइड से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें भाई, ताकि आपको मदद मिले इस चीज़ को लिखने में। थोड़ा सा लिख लेंगे, थोड़ा और ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा अगर आप ठीक लगेंगे तो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो भाई क्या है इसमें, क्या है, इंडियन मिलिट्री की एकेडमी है, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी है आपके पास में। देखो यहाँ पे भी लड़कों के लिए एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी लड़कों के लिए एंट्री नहीं है। इंडियन नेवल एकेडमी में भी लड़कों की एंट्री है, सिर्फ यहाँ पे भी लड़कियों की है, लेकिन लड़कियों के लिए एंट्री आती है साथियों OTA में, ठीक है। तो गर्ल्स फोकस करो यहाँ पे, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है OTA। इसमें जब हम सेलेक्ट करते हैं, आपको मैं बताता हूँ, सुनो। अब क्या होता है कि जब आप इसको CDS का फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ से चॉइस पूछी जाएगी आपसे, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लड़कियों के लिए OTA सेलेक्ट करना पड़ेगा उनको। OTA में क्या होता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, पहली बात तो सारी डिफेंस कैरियर में क्या होता है कि बॉयज़ के लिए क्राइटेरिया ये है कि अनमेरिड होना चाहिए भाई, सारे के सारे में, ठीक है। एक ही जगह मैरिड का क्राइटेरिया मुझे मिला है, बाकियों में सारों में अनमेरिड मेल का कहा गया है, ठीक है, मेल। लेकिन यहाँ OTA में मैरिड मेल भी है कोई, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लड़कियों के लिए भाई अनमेरिड होना यहाँ पे ज़रूरी है। ये यहाँ पे सबसे टिपिकल कंडीशन जो लग रही है मुझे, ये ध्यान देना है आपने OTA। तो जितने भी आप डिफेंस लाइन में घुसेंगे तो वो इस तरीके से घुसेंगे OTA के जरिए, लड़कियों के लिए खास करके, ठीक है भाई। अब ये क्लियर हो गया। ये तो आपको क्लियर ये है कि आप मिलिट्री में जाना चाहेंगे यानी आर्मी में जाना चाहेंगे, कि नेवी में जाना चाहेंगे, कि एयरफोर्स में। यहाँ से अलग अलग ब्रांचेज में आप जा सकते हैं। इसको भी हम एक दिन डिटेल में वीडियो में कवर करेंगे, आपको बताएंगे आगे जाके कौन कौन से रास्ते खुलते हैं, ठीक है। ये है भाई आपके पास में क्राइटेरिया। अच्छा, यहाँ पे ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है ना साथियों, वो 51% का होगा, ज़्यादा नहीं है, इससे कम भी हो सकता है भाई। लेकिन इतने एक तो लगभग सभी बच्चों के होते ही हैं भाई, चिंता ना करो, हो जाएगा। ओके, इस एंट्री स्कीम के बाद में क्या है कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, ठीक है, वो अब देखो, अब आपके लिए क्या है कि एक और एंट्री स्कीम होती है आपके पास में, वो क्या होती है, जैग यानी जज एडवोकेट जनरल। ये कैटेगरी एंट्री किन के लिए है साथियों, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो ग्रेजुएट हैं लॉ की डिग्री में, यानी जिन्होंने LLB किया हुआ है, उनके लिए है भाई ये जैग की एंट्री। यहाँ पे जैग वाले जा सकते हैं, जितना भी उनका डिफेंस का जो भी काम बनता है हमारा, आपको पता ही है, उनको भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी पड़ती है, तो ये वाला पोस्ट उनके लिए होता है जैग के थ्रू। क्लियर हो गया भाई, जैग का मतलब क्लियर हो। फिर देखिए सर, हमें तो ये नहीं, मैं LLB नहीं करा, मैं इसमें नहीं हूँ, तो मेरे को और तरीका बताइए। तो आपके लिए सबसे स्वीट और सुंदर रास्ता है, देखो भाई, ये लड़कियों के लिए भी है, वो है NCC एंट्री। NCC क्या होता है, नेशनल क्रेडिट कोर। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ध्यान दें भाई, एडमिशन लेते टाइम ध्यान दें, जहाँ पे भी आप एडमिशन लेने जाएं उस कॉलेज में पहले तो पता करें कि NCC है कि नहीं है तो कोई नज़दीक में ऐसा, अगर आपने डिफेंस में ही करियर बनाना है तो ऐसा कॉलेज पता करें जहाँ पे आपको NCC मिल सके। और NCC मिलेगी तो आप उससे क्या कर सकेंगे साथियों, इसमें एंट्री कर पाएंगे NCC के थ्रू डायरेक्ट। अब जो CDS का एग्ज़ाम है, अगर जैसे NDA की बजाय NDA का पेपर नहीं दिया था तो आपको टेक्निकल एंट्री मिल रही थी TES। अगर आप यहाँ पे CDS का एग्ज़ाम की बजाय डायरेक्ट जाना चाहेंगे NCC के थ्रू, तो यहाँ पे जा सकते हैं। और ये लड़कियों के लिए रास्ता भी खुला हुआ है, लड़के भी जा सकते हैं, लड़कियाँ भी जा सकती हैं, फिर उनको आगे जाके यही रास्ते मिलेंगे आपको जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक रास्ता और बच गया है आर्मी में, जो हमारा डिफेंस में जाने का, वो क्या है,
कुछ एक साथियों क्या होता है, डायरेक्ट एसएसबी होता है। कुछ एक कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पे जब प्लेसमेंट होती है तो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, वो एक फॉर्मल सा इंटरव्यू रखते हैं। कई बार सिंपल होता है, कई बार डायरेक्टली बच्चों को बुला लेते हैं, उनका डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुला लेते हैं। जैसे टेक्निकल एंट्री से डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया था, एनसीसी वालों को डायरेक्ट बुलाया था, लेकिन ये सिर्फ बीटेक वालों के लिए है, ये बीए वालों के लिए या उनके बीएससी वालों के लिए भी नहीं है। चाहे आपका कॉलेज गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जितना पॉपुलर हो, कोई मतलब नहीं है भाई। ये सिर्फ बीटेक वालों को लेके जाते हैं, उनका डायरेक्ट एसएसबी होता है। जो कामयाब हो जाता है वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाता है भाई सीधा। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ आपको। डायरेक्ट एसएसबी से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ एक कॉलेजेस में होता है, और जो साथी बीटेक में पढ़ रहे हैं तो वो भी ये कर सकते हैं भाई। आपकी प्लेसमेंट सेल है, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि सर आप इनको बुलाइए अपने पास, कि हमें हमारे कॉलेज में जाके आप रिक्रूटमेंट करिए। तो ज़रूर भाई ये बिल्कुल ज़रूर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये रास्ते थे साथियों आपके डिफेंस लाइन को ज्वाइन करने के। और भी रास्ते हो सकते हैं, थोड़े बहुत में हो सकता है भाई भूल भी गया हूँ, कोई बात ना, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी।